नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम हिस्ट्री के लेक्चर 4 वीडियो के माध्यम से हम पढ़े थे कि 1848 की क्रांति फ्रांस में कैसे होती है और किस प्रकार बुर्बो वंश का अंत हो जाता है, उसी चैप्टर को आज हम बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना उदय होता है और जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण करने में किन किन लोगों का जो है ना योगदान और भूमिका रहती है। तो चलिए इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करते हैं। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति पढ़े थे और इटली का एकीकरण पढ़े थे और इटली का एकीकरण 1871 में हम कर दिए थे। इटली का एकीकरण तीन चरणों में हम पूरा किए थे। तो जब इटली का एकीकरण होता है तो यूरोपियन कंट्री जो किसी भी अन्य देशों का जो उपनिवेश था, वह देश भी चाहेगा कि भाई मेरा भी देश का क्या हो, एकीकरण हो, मेरे देश में भी राष्ट्रवाद की भावना जागे और देश के प्रति जो है ना जागरूक हो। तो उसी में से एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। क्या नाम है? जर्मनी की अगर थोड़ा मैप देखा जाए, ये देखिए, ये जर्मनी का मैप है। ये जर्मनी का मैप है। जर्मनी क्या होता था कि 1871 से पहले जर्मनी का जो ए भाग सब बटा गया था। मतलब जर्मनी को जो है ना 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। 300, देखिए यहाँ मैप भी दिया हुआ है। जर्मनी 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जब 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, उस पे ऑस्ट्रिया का प्रभाव रहता है। ऑस्ट्रिया चाहता है कि हम जर्मनी का एकीकरण ना होने दे और जर्मनी जो है मेरे अस्तित्व में रहे, मेरे उपनिवेश में रहे। कौन चाहता है? ऑस्ट्रिया। तो इटली का भी जो है ना, हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि इटली का भी जो है ना एकीकरण ऑस्ट्रिया नहीं करने देता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय जो है ना सबसे जो है ना आर्थिक दृष्टि से सबसे स्ट्रॉन्ग देश था और उस समय शक्तिशाली देश में भी आता था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया क्या होता है? ऑस्ट्रिया कब बर्बाद होता है? ऑस्ट्रिया 1914 के बाद धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। अब देखा जाए, यहाँ ऑस्ट्रिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया जर्मनी और इटली के क्षेत्रों पे जो है ना अपना वर्चस्व बना के रखा था और जर्मनी को अलग अलग हिस्सों में बांटा। अलग अलग हिस्सा में जो बटा हुआ था जर्मनी, बटा हुआ था जो है ना, उस सभी हिस्सा पे ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। उसी प्रभाव को जो है ना जर्मनी से ऑस्ट्रिया को मुक्त करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भूमिका बहुत बड़े स्तर पे जगती है। पहला अगर देखा जाए तो जर्मनी जो है ना 300 छोटे छोटे शहरों और राज्य में बटा हुआ था। कहा कि जर्मनी कई क्षेत्रों, कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेद थे। मतलब जो 300 जो छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था जर्मनी, उस 300 राज्य में
कहीं आर्थिक शोषण हो रहा है, कहीं सांस्कृतिक शोषण हो रहा है, कहीं सामाजिक शोषण हो रहा है, कहीं प्रशासनिक शोषण हो रहा है। और इसे जर्मनी में फूट डालो और राज करो की नीति ऑस्ट्रिया अपनाया था कि जर्मनी को फूटना है, फूट तोड़ना है और उस पर राज करना है। समझ जाइए, जर्मनी लोगों में एक साझा पहचान की भावना में से एक संयुक्त शक्तिशाली राष्ट्र बनने का प्रयास करना चाहता था जर्मनी। उसी में से जर्मनी की अगर एकीकरण का अगर प्रभाव देखा जाए तो एकीकरण के प्रभाव के लिए जर्मनी में कई बड़े बड़े जो है ना राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन किया जाता है। पहला देखा जाए तो जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भूमिका अगर देखा जाए तो जर्मनी में राष्ट्रवाद की भूमिका नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना 1806 में जर्मनी के क्षेत्रों में जाकर जर्मन राइन का निर्माण कर देता है। जर्मन राइन का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मन राइन का निर्माण करता है। जर्मन राइन का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन करता है भैया, कौन करता है, समझ जाइए, कौन करता है जर्मन राइन का निर्माण? नेपोलियन बोनापार्ट करता है। कब करता है? 1806 में। उस समय जब फ्रांस के राजा था, समझ जाइए, नेपोलियन बोनापार्ट। तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का पहला विचार 1806 में देता है नेपोलियन बोनापार्ट। यह देता है जर्मन राइन के निर्माण से। जर्मन राइन कथी कहिएगा, जर्मन राइन का निर्माण करता है। जर्मन राइन का निर्माण करता है। जर्मन राइन का निर्माण कब होता है? 1806 में। कौन किया भैया, कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट किया। कहाँ किया? जर्मनी के क्षेत्रों में किया। कहाँ किया? जर्मनी के क्षेत्रों में, समझ जाइए, ये करता है। आगे है 1815 में जब वियना सम्मेलन होता है। वियना सम्मेलन के बारे में बताए हैं कि वियना सम्मेलन क्यों होता है? जब नेपोलियन को हरा दिया जाता है ऑस्ट्रिया मिलकर, समझ जाइए, ऑस्ट्रिया मिलकर जब नेपोलियन को हराता है तो चार देश एक समूह, एक संगठन बनाता है और एक मीटिंग करता है। उस मीटिंग को वियना कांग्रेस मीटिंग कहते हैं। उस मीटिंग में, वियना मीटिंग में पहला उद्देश्य उसका है मीटिंग का कि फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश लाना है। फ्रांस में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करना है। फ्रांस में पुनः निरंकुशवादी राजा को लेकर आना है। फ्रांस में पुनः घोर प्रतिक्रिया वाली शासक के लाना है और फ्रांस में, समझ जाइए, राजतंत्र व्यवस्था को लागू कर देना। 1815 तो जर्मनी नोटिस करता है किस पे? ऑस्ट्रिया पे नोटिस करता है कि भाई ऑस्ट्रिया, समझिए, क्या क्या कर रहा है, समझ जाइए, फ्रांस पे। फ्रांस में ऑस्ट्रिया क्या क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी देता है और इस पे नोटिस करके रखता है कि इसका ऑस्ट्रिया का अगला कदम क्या होगा। तो इससे जर्मनी पहले से जो है ना चिंतक रहता है, सोचने लगता है कि भाई ऑस्ट्रिया को, फ्रांस को ऐसे करा तो जर्मनी का भी एक हाल एक दिन ऐसा करेगा। ऑस्ट्रिया पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो वियना कांग्रेस, समझ जाइए, तो जर्मन में एक परिसंघ बनाया जाता है। जर्मन में क्या बनाया जाता है? एक परिसंघ बनाया जाता है। आगे 1834 में जर्मनी में व्यापार करने के लिए, समझ जाइए, जर्मनी में सीमा शुल्क लागू करने के लिए व्यापारियों के लिए, समझ जाइए, एक संगठन आता है। इस संगठन का है जालवेरी नाम। क्वेश्चन पूछेगा, जालवेरिन नामक संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1834 में हुआ था। यह सब किसके लिए है? यह व्यापारियों के लिए है। किसके लिए है? व्यापारियों के लिए। किसके लिए है? व्यापारियों के लिए, समझ जाइए। तो 1815 में जर्मन परिसंघ का निर्माण होता है।
समझ जाइए 1834 में जर्मनी में व्यापारियों के लिए समझ जाइए सीमा शुल्क को माफ और बेसी करने के लिए जो है ना एक जालवेरी नामक संगठन का स्थापना होता है 1834 में। अब है 1848 में, जब फ्रांस में जब 1848 की क्रांति होती है समझ जाए, तो इसका प्रभाव जर्मनी पे पड़ता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता, कहां पड़ेगा, जर्मनी पे, मतलब यूरोप के जो सटे हुआ देश है, यूरोप का जो सटा हुआ देश है, जो फ्रांस से अपना सीमा साझा बनाता है, उस देशों में जो है ना 1848 के फ्रांस की क्रांति का असर पड़ता है समझ जाइए। तो असर में क्या है कि जर्मनी क्रांति जिनमें लोगों को राजनीतिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता की मांग करती है समझ जाइए। 1862 में समझ जाइए 1862 में जर्मनी में एक बड़े वीर योद्धा का जन्म होता है 1815 में। 1815 में देखिए ये 1815 में इसका जन्म होता है, इसका नाम है बिस्मार्क। क्या नाम है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए पहला व्यक्ति आता है बिस्मार्क। बिस्मार्क का अगर थोड़ा परिचय देखा जाए तो बिस्मार्क का रहा कि बिस्मार्क का जन्म, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो पूरा नाम है इसका, देखिए इसका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। कहिए, कथी कहिएगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क इसका पूरा नाम है। अगर देखा जाए तो बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 के सोनाउसेन नामक स्थान पे हुआ है। सोनाउसेन नामक स्थान पे हुआ है जो प्रोसिया जर्मनी में पड़ता है। मतलब प्रोसिया को प्रसा कहता है। क्या कहा जाता था, प्रसा कहा जाता था, जो प्रसा के जर्मनी वाले क्षेत्रों में हुआ था। उन्होंने कानून की पढ़ाई और प्रसिया मतलब प्रसा के सिविल सेवा में शामिल हो जाता है। इसको प्रसा रखो, प्रसा मतलब प्रसा के सिविल सेवा में यह शामिल होता है। कब, 1800 समझ जाइए 1800 समझ जाइए 1836 के आसपास समझ जाइए। आगे कह रहा है राजनीतिक कैरियर की अगर देखा जाए बिस्मार्क का, तो बिस्मार्क क्या करता है कि 1847 में प्रासा के संसद के सदस्य बनता है। मतलब प्रासा जो होता है, प्रासा में संसद के सदस्य बन जाता है। संसद के क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा, संसद के सदस्य बन जाता है। आगे कह रहा है 1851 में फ्रैंकफर्ट में प्रो एशिया राजदूत बन जाता है। मतलब फ्रैंकफर्ट की बात कर रहा है। फ्रैंकफर्ट मतलब फ्रैंकफर्ट में मतलब प्रासा के तरफ से राजदूत बन जाता है। प्रासा के तरफ से क्या बन जाएगा, राजदूत बन जाएगा। मतलब फ्रैंकफर्ट में समझ आइए क्या बन जाएगा, यह प्रासा के तरफ से राजदूत नियुक्त हो जाता है। 1862 में जब इसका देखता है कि इसका जो है ना बिस्मार्क का काम बहुत अच्छा है, विदेशी नीति बहुत ही अच्छा है इनका, तो 1862 में यह प्रासा के चांसलर बन जाता है। प्रासा के क्या बन जाएगा, चांसलर बन जाएगा। प्रासा के चांसलर बन जाता, प्रासा के क्या बन जाता है, चांसलर बन जाता। अब यहां से जर्मनी के एकीकरण करने के लिए समझ आइए बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ता। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ता है। देख लीजिए थोड़ा, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए जर्मनी के एकीकरण 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में होता है, समझ जाइए। पहला चरण देखा जाए तो डेनमार्क का युद्ध, पहला डेनमार्क का युद्ध, दूसरा सेडोवा का युद्ध, तीसरा सेडोन का युद्ध समझ जाइए। अब देखिए, अब यहां पे समझिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, जर्मनी के एकीकरण क्वेश्चन पूछ दिया है कि जर्मनी के एकीकरण कितने चरणों में होता है।
तो आप कहिएगा जर्मनी के एकीकरण 3 चरणों में होता है। पहला डेनमार्क, दूसरा सेडोवा, तीसरा सेडोन होता है। डेनमार्क का युद्ध देखा जाए तो यह जो एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण, यह युद्ध नीति पे होता है। किस नीति पे होता है? युद्ध की नीति पे, युद्ध के नीति पे, युद्ध के नीति पे होता है। बिस्मार्क कहता है कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें हिंसा का रास्ता नहीं, हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मतलब हमें ऑस्ट्रिया से डायरेक्ट सेना के बदौलत लड़ाई करना है। सेना के बदौलत हमें ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करना है और जर्मनी पे जो ऑस्ट्रिया अपना क्षेत्र प्रभावित करके रखा है उसको मुक्त कराना है। इन्होंने तो युद्ध की नीति अपनाता है। युद्ध की नीति अपनाता है, युद्ध की नीति अपनाता है कौन भैया? बिस्मार्क अपनाएगा। और युद्ध की नीति अपनाते हुए जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ लेता है। पहला भैया, पहला कौन है? डेनमार्क है। दूसरा कौन है? सेडोवा का युद्ध है। तीसरा कौन है भाई? सेडोन का युद्ध है। डेनमार्क का युद्ध देखा जाता है 1862 में, 1864 में डेनमार्क का युद्ध होता है। 1866 में सेडोवा का युद्ध होता है और 1870 में सेडोन का युद्ध होता है। अब समझिए क्या होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जर्मनी के एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो कहिएगा 3 चरणों में होगा। पहला कौन सा युद्ध? पहला डेनमार्क का युद्ध भैया। दूसरा कौन? दूसरा सेडोवा का युद्ध भैया। तीसरा कौन भैया? तो सेडोन का युद्ध होता है। समझ जाइए, ये सेडोन का युद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि डेनमार्क का युद्ध कब हुआ? तो 1864 में। क्वेश्चन पूछेगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। क्वेश्चन पूछेगा सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो 1870 में होता है। तो पहला लड़ाई देखेंगे कि बिस्मार्क की जो पहला युद्ध है, जो पहला चरण है डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, कौन साथ देने आता है और डेनमार्क की लड़ाई किसके लिए होता है, चलिए हम थोड़ा देखते हैं। अब देखिए डेनमार्क का युद्ध पहला चरण देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का, जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण देखा जाए, पहला चरण देखा जाए, जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण देखा जाए, समझ जाइए। तो पहला चरण है डेनमार्क का युद्ध। पहला चरण क्या है? पहला चरण है डेनमार्क का युद्ध है। डेनमार्क का युद्ध 1864 में होता है, समझ आइए। अब यहां पे समझते हैं डेनमार्क का युद्ध, जिसे दूसरा सेल्सविक युद्ध भी कहा जाता है, सेल्सविक युद्ध भी कहा जाता है, जो 1864 में डेनमार्क और प्रसा और समझ जाइए ऑस्ट्रिया के गठबंधन के बीच हुआ था। मतलब समझ जाइए यहाँ पे डेनमार्क का युद्ध कह रहा है कि डेनमार्क का जो युद्ध होता है, यह युद्ध होता है डेनमार्क वर्सेस प्रसा के बीच में। प्रसा, और प्रसा को साथ देने आता है ऑस्ट्रिया। अब यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग वाले बात है कि भाई अब प्रसा के साथ क्यों देगा? क्योंकि प्रसा जर्मनी के क्षेत्र में था, प्रसा भी ऑस्ट्रिया के अस्तित्व में है। तो यहां बिस्मार्क ने कूटनीतिज्ञ के साथ क्या करता है कि प्रसा को, ऑस्ट्रिया को लालच देता है कि भाई, कहता है बिस्मार्क कहता है कि भाई ऑस्ट्रिया, अगर जर्मनी पे तुम अगर राज करना चाहते हो तो हमें प्रसा को हटाना पड़ेगा, डेनमार्क को हटाना पड़ेगा। क्योंकि डेनमार्क एक ऐसा देश है जो जर्मनी के क्षेत्रों पे कब्जा करके बैठा था, जिसमें से 2 विभाजित क्षेत्र था। पहला स्लेस्विग, दूसरा का होलेस्टीन।
ये दोनों क्षेत्र था जो डेनमार्क के कब्जा में था, और जर्मनी चाहता था कि दोनों जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम समझे डेनमार्क से मुक्त कर दे। उनमें तो इस दोनों क्षेत्र को स्लेस्विग और होल्स्टीन को समझे मुक्त करने के लिए बिस्मार्क आता है, और बिस्मार्क जाता है ऑस्ट्रिया के पास जाता है, ऑस्ट्रिया के पास जाता है, और ऑस्ट्रिया की सहायता से डेनमार्क पे आक्रमण करता है। डेनमार्क पे आक्रमण करेगा और समझिए डेनमार्क को हरा देगा और स्लेस्विग और होल्स्टीन को जर्मनी के क्षेत्र में मिला लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, डेनमार्क का युद्ध देखा जाए, डेनमार्क का युद्ध समझ जाए, डेनमार्क का युद्ध 1864, एक साइड लड़ेगा प्रसा, प्रसा उस समय किसका अथी था समझ जाइए, जर्मनी का था। किसका था? एक साइड प्रसा, समझ जाइए, प्रसा किसका नेतृत्व कर रहा था? जर्मनी के, जर्मनी के, समझ आइए। और मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए जर्मनी है, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है, समझ आइए, ये ऑस्ट्रिया है, समझ जाइए, और ये मान लीजिए डेनमार्क है, ये क्या है? डेनमार्क। जर्मनी के कुछ हिस्सा समझ जाइए, जर्मनी के दो हिस्सा, मान लीजिए दो हिस्सा जो है ना, एक सिंहाई एक हिस्सा ही, जो डेनमार्क कब्जा करके बैठा था। और जर्मनी में उस समय जर्मनी का चांसलर कौन था भाई? बिस्मार्क था। बिस्मार्क दौड़ल जाता है किसके पास जाता है? ऑस्ट्रिया के पास जाता है और कहता है कि भाई अगर जर्मनी पे तुम्हें राज करना है तो हमें डेनमार्क को हटाना पड़ेगा। दो क्षेत्र स्लेस्विग और हेलेस्टीन, स्लेस्विन और हेलेस्टीन, हेलेस्टीन दो क्षेत्रों में विवाद होता है, और दोनों क्षेत्रों पे क्या करता है जर्मनी मतलब बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के सहायता से डेनमार्क पे इन दोनों क्षेत्रों पे आक्रमण करता है और इन दोनों क्षेत्र को समझ जाइए डेनमार्क से मुक्त करा लेता। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि डेनमार्क का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कहिएगा एक साइड प्रसा रहेगा और प्रसा को साथ देने ऑस्ट्रिया आएगा, ऑस्ट्रिया आएगा, अब वर्सेस किसके बीच में होगा भैया? और एक साइड रहेगा डेनमार्क रहेगा, डेनमार्क रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डेनमार्क का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो कहिएगा एक साइड प्रसा, प्रसा को साथ देने कौन आया? ऑस्ट्रिया आया, और एक साइड कौन रहेगा? डेनमार्क रहेगा। तो डेनमार्क अगर देखा जाए तो यहां पे आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब देखिए, अब कह रहा है युद्ध का कारण अगर देखा जाए तो युद्ध का मुख्य कारण स्लेस्विग और होल्स्टीन को डची का नियंत्रण था। जो डची साम्राज्य था उन दोनों क्षेत्रों में, उसका नियंत्रण था दो क्षेत्रों में, लेकिन बड़ी संख्या में जर्मनी लोग भी रहते थे। डेनमार्क ने स्लेस्विग प्रयास किया जिससे जर्मन राष्ट्रवादियों में गुस्सा आ गया। अब यहां समझिए, डेनमार्क ने स्लेस्विग को हड़पने का प्रयास करता है, उस पर अपना राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने का प्रयास करता है, जिसने जर्मनी राष्ट्रवादियों में गुस्सा आ गया। मतलब जो जर्मनी में राष्ट्रवादी नेता है उसके अंदर गुस्सा आ गया, समझ जाइए। परिणाम की अगर बात किया जाए तो प्रसा ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क को हराया। मतलब प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर दोनों ने किसको हरा दिया? डेनमार्क को हरा दिया, और दोनों डची पर नियंत्रण कर लिया। जो डची साम्राज्य रहता था स्लेस्विग और हेलेस्टीन के क्षेत्रों पे, दोनों पे क्या कर लेता है? नियंत्रण कर लेता है, समझ जाइए। और एकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इससे पता चलता है कि भाई दो क्षेत्र मैंने जीता है और अगला क्षेत्र भी मैं जीत सकता हूँ, समझ जाए। क्योंकि इसमें प्रोसिया को करने और जर्मनी के राज्यों के बीच में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल जाता है, समझ जाइए। और मुख्य बातें, मतलब मुख्य बातें क्या है? पहला विवादित क्षेत्र कौन था? तो विवादित क्षेत्र दो क्षेत्र था डेनमार्क के बीच में, पहला स्लेस्विग और होल्स्टीन था। विपक्षी की बात किया जाए तो डेनमार्क बनाम प्रसिया और ऑस्ट्रिया था। दोनों मिलकर डेनमार्क को हराता है और दोनों क्षेत्र को जीत लेता है और जर्मनी के क्षेत्रों में मिला देता है। परिणाम तो डेनमार्क की हार होता है, प्रसिया की जीत होता है, समझ जाए।
तो ये था पहला चरण। उसी प्रकार अगर दूसरा चरण देखा जाए तो दूसरा चरण आता है, दूसरा चरण की अगर बात किया जाए, दूसरा चरण होता है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध दूसरा चरण, सेडोवा का युद्ध क्या है? दूसरा चरण। यह युद्ध होता है 1866 में होता है। अब समझिए, अब जर्मनी, अब प्रसा क्या किया कि भाई डेनमार्क से तो अपना क्षेत्र मुक्त कर लिया, और ऑस्ट्रिया जो कब्जा करके बैठा है जर्मनी के क्षेत्रों पे, ऑस्ट्रिया जो जर्मनी के क्षेत्रों पे अपना प्रभाव जमा कर बैठा है, समझ आए, उसको मुक्त करने के लिए बिस्मार्क ने और जर्मनी और प्रसा ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, ताकि भाई ऑस्ट्रिया को भी अब जर्मनी के क्षेत्र से जाना पड़ेगा। मतलब ऑस्ट्रिया उस समय शक्तिशाली देश था, और उस समय जर्मनी जो है ना, जर्मनी कमजोर देश था। तो क्या करता है जर्मनी, जर्मनी जाता है अपने दोस्त के पास, फ्रांस के पास जाता है, और फ्रांस से सहायता मांगता है। समझ जाइए, फ्रांस से सहायता मांगा कि भाई अगर तुम हमको ऑस्ट्रिया के युद्ध में, सेडोवा के युद्ध में अगर आप हमें साथ दीजिएगा, तो समझ जाइए जर्मनी का कुछ हिस्सा हम आपको सौंप देंगे। कौन कह रहा है? बिस्मार्क कह रहा है। किससे लड़ाई लड़ने के लिए? ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़ने के लिए। तो दूसरा चरण सेडोवा का युद्ध 1866। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें जाएगा, अब जर्मनी जाएगा किसके पास भैया? फ्रांस के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? फ्रांस के पास जाएगा, फ्रांस के पास जाएगा। समझ जाइए, जर्मनी गए फ्रांस के पास, किससे युद्ध लड़ने के लिए? ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने के लिए। समझ आइए, चुप्पे चुप्पे गया, गुप्त रूप से गया ऑस्ट्रिया के पास। समझ जाइए, अब क्या होता है, सुनिए यहाँ पे, अब क्या होता है, अब पता चलता है ऑस्ट्रिया को कि भाई अब जो फ्रांस और जो है ना जर्मनी अब हमारे पे आक्रमण करने वाला है। तो कहता है ऑस्ट्रिया, ये तो भाई हमारे पीठ में भाला भोंक रहा है, हम इसको, हम ऑस्ट्रिया जो है ना, हम जो है ना डेनमार्क से हराने के लिए जो है ना, हम प्रासा को, प्रासा और जर्मनी को साथ देते हैं। आज ऐसा हालात बन गया है कि जो है ना, हमको, हमसे ही युद्ध लड़ने के लिए फ्रांस के पास चला गया है। तो यहाँ पे क्या करता है, जर्मनी और फ्रांस, सुन लीजिए, अब जर्मनी और फ्रांस दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ता है, और इस युद्ध को कहते हैं सेडोवा का युद्ध। कौन युद्ध कहते हैं? सेडोवा का युद्ध। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार जाता है, और जर्मनी के पर जो कब्जा किया रहता है ऑस्ट्रिया, उस क्षेत्रों को प्रभाव से मुक्त कर देता है, प्रभाव से मुक्त कर देता है, मुक्त कर देता है। अब समझिए यहाँ पे, मतलब सेडोवा का युद्ध 1866 में, पहला जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस एक साइड, और इधर एक साइड ऑस्ट्रिया एक साइड, दोनों में युद्ध लड़ेगा, और इसमें ऑस्ट्रिया हार जाएगा। समझ जाइए, ऑस्ट्रिया हार जाएगा, और ऑस्ट्रिया जो कब्जा किया रहता है जर्मनी का क्षेत्र, उसको प्रभाव से मुक्त कर देता। चलिए थोड़ा हम इसकी बात देखते हैं। युद्ध से है, यह युद्ध 3 जुलाई 1866 में होता है, जो प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच में होता है। प्रासा को साथ देने कौन आएगा? फ्रांस आएगा। कौन आएगा? फ्रांस आएगा भैया। इसे ऑस्ट्रो प्रासिया युद्ध भी के निर्णायक युद्ध से भी नाम से जाना जाता है, मतलब ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रिया क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध कब होता है, तो कभी कहिएगा 1860 में, 1866 में होता है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्ट्रिया सेडोवा युद्ध कब होता है, तो 1866 में होता है। किसके किसके बीच में? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में होता है। समझ जाइए, प्रसा को साथ देने कौन आता है? तो फ्रांस आता है प्रसा को साथ देने। मुख्य बात है, विपक्षी की बात किया जाए, प्रसा बनाम ऑस्ट्रिया, प्रसा बनाम कौन है भैया? ऑस्ट्रिया है। कौन है? ऑस्ट्रिया है। समझ जाइए, आगे देखा जाए परिणाम और जाएगा, प्रसा की निर्णायक जीत होती है, मतलब बहुत बहुमत रूप से इसका जीत, निर्णायक जीत होता है, बहुमत से जीत होता है। महत्व की बात किया जाए तो क्या महत्व है? इस युद्ध ने ऑस्ट्रिया को समझ जाए जर्मनी मामलों से अलग कर दिया, और जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रो एशिया का मार्ग प्रशस्त हो गया। मतलब जो जर्मनी का एकीकरण करना था, तो जर्मनी का एकीकरण का मार्ग तो प्रशस्त हो ही गया, और इधर क्या होता है, इधर प्रसा का भी जर्मनी का एकीकरण करने के लिए समझिए रास्ता खुल जाता है।
इस जीत के बाद प्रोसिया ने उत्तरी जर्मनी परिसंघ, मतलब उत्तरी जर्मनी, उत्तर जर्मनी के उत्तरी क्षेत्रों में एक संगठन बनाता है, एक समझ जाइए स्थापना, संगठन का स्थापना करता है, जो ऑस्ट्रिया के बिना उत्तरी जर्मनी राज्यों का संघ था, जो ऑस्ट्रिया के बिना उत्तरी राज्यों का संघ था। किस क्षेत्रों में? उत्तरी जर्मनी के क्षेत्रों में, समझ जाइए। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में, तो कहिएगा किसके किस बीच में? प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच में। प्रासा का साथ देने कौन आया, तो कहिएगा प्रासा का साथ देने फ्रांस आता है। इस युद्ध में किसकी हार होती है, तो समझ जाइए ऑस्ट्रिया की हार होती है, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए तीसरा चरण, अगर देखा जाए तीसरा चरण अगर देखा जाए तो तीसरा चरण होता है सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध होता है 1870 में, 1870 में होता। यह युद्ध 1 सितंबर 1870 को फ्रांस और प्रूसा के बीच में होता है। अब समझिए, अब यहाँ पे देखिए जर्मनी और प्रूसा कैसे दिमाग लगाता है। डेनमार्क से हराने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ लेता है, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से साथ लेता है। अब बच गया कौन? फ्रांस बच गया, तो ये दोनों अकेले अकेले लड़ेगा। अब जर्मन चाहता है कि जो ऑस्ट्रिया से जो युद्ध लड़े हैं, उस युद्ध में मैंने फ्रांस का जो क्षेत्र दिया है, उस क्षेत्र को ही फ्रांस से मुक्त कराना है हमें। तो क्या करता है? एक युद्ध लड़ता है, समझ आए। जर्मनी के एक शहर का नाम है सेडोन नामक जगह पे एक युद्ध लड़ता है, समझ आए। उसी युद्ध को सेडोन का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में फ्रांस एक साइड और प्रूसा और जर्मनी एक साइड होता है, और इस युद्ध में समझिए फ्रांस की बहुत बुरी तरह से हार होता है, समझ आइए, और फ्रांस को जर्मनी के क्षेत्रों से वापस जाना पड़ता है। चलिए इस युद्ध को थोड़ा देखते हैं। सेडोन के युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। यह युद्ध 1 सितंबर 1870 को फ्रांस और प्रूसिया के बीच में हुआ था। फ्रैंको प्रो-एशियाई युद्ध इसे कहते हैं। फ्रैंको प्रो-एशियाई युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है, समझ जाए। मुख्य बातें की अगर बात किया जाए तो मुख्य बातें क्या है? विपक्षी फ्रांस बनाम प्रो-एशिया, मतलब फ्रांस बनाम प्रूसा, समझ जाइए। परिणाम की बात की तो प्रो-एशिया की निर्णायक जीत होता है। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन III, उस समय फ्रांस के राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय, ये आत्मसमर्पण कर देता है, और समझ जाइए जर्मनी के क्षेत्रों से वापस जाना पड़ता है। इस युद्ध ने फ्रांस को कमजोर कर दिया और जर्मनी के क्रम का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद जर्मनी साम्राज्य की स्थापना होता है, मतलब जर्मनी राज्य का, जर्मनी देश का स्थापना हो जाता है, समझ जाइए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरा चरण में कौन होता है? सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध 1870 में होता है। किसके किसके बीच में? प्रूसा वर्सेस फ्रांस के बीच में, प्रूसा वर्सेस फ्रांस के बीच में होता है। आगे अगर देखा जाए तो आगे जब यह युद्ध होता है, सेडोन का युद्ध, एक संधि होता है फ्रांस और प्रूसा के बीच में, इसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंकफर्ट की संधि होता है, समझ आइए। कौन युद्ध को? सेडोन के लिए। सेडोन युद्ध को समाप्त करने के लिए, सेडोन का युद्ध समाप्त करने के लिए एक संधि होता है। उस संधि को कहते हैं फ्रैंकफर्ट संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंकफर्ट संधि कहते हैं। जो 10 मई 1871 को फ्रांस और जर्मनी के बीच में फ्रैंको प्रो-एशियाई युद्ध के अंत में हस्ताक्षर की गई शांति संधि है। यह संधि फ्रैंकफर्ट संधि या जर्मनी में संपन्न हुई थी, मतलब जर्मनी में ही हुआ था यह संधि। फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पे 10 मई 1871 को हुआ था। और इस युद्ध को किस युद्ध के लिए हुआ था? किस युद्ध को अंत करने के लिए? सेडोन का युद्ध। तो क्वेश्चन पूछता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब होता है? तो कहिएगा 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। किसके किसके बीच में? तो कहिएगा फ्रांस और प्रूसा के बीच में, प्रूसा और फ्रांस के बीच में होता है, प्रूसा और फ्रांस के बीच में होता है, समझ आइए। अब देखा जाए मुख्य शर्तें क्या है। तो फ्रांस ने अल्सेस और लोरेन ने के क्षेत्रों को जर्मनी को सौंप देता है। फ्रांस जो है ना, वो क्या करता है? अल्सेस नामक स्थान और लोरेन नामक स्थान क्या करता है? जर्मनी को सौंप देता है। दो क्षेत्र का विवाद था। तीसरा कहला कोयला और लौह अयस्क के समृद्ध भंडार थे, जो जर्मनी के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था, वो भी सौंप देता है जर्मनी को, समझ आइए। फ्रांस ने जर्मनी को 5 बिलियन फ्रैंक युद्ध क्षतिपूर्ति देने पर सहमति हो जाता है। मतलब जर्मनी को, समझ आइए, मतलब फ्रांस देता है जर्मनी को 5 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर देता है। जो युद्ध में क्षतिग्रस्त हुआ है, उस युद्ध के क्षति पूरा करने के लिए 5 बिलियन डॉलर देता है।
यह क्षतिपूर्ण फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ा बोझ थी, समझ जाइए। जर्मनी ने फ्रांस क्षेत्रों पर कब्जा जारी रखा, समझ जाइए। मतलब जर्मनी ने फ्रांसीसी क्षेत्रों में कब्जा जारी रखा ताकि क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हो जाता, समझ जाइए। मतलब जब तक उस पर कब्जा बनाए रखेगा, जब तक उसका पूरा क्षतिग्रस्त क्लियर नहीं करेगा। फ्रैंकफर्ट की संधि ने फ्रैंको प्रो-एशियाई युद्ध को समाप्त कर दिया और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हो गया और जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हो जाता। जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हो जाता। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कई नीति लेकर आया था। पहला रक्त एवं लौह की नीति लेकर आया था। रक्त एवं लौह की नीति लेकर आया था। लौह की नीति लेकर आया था, समझ आइए। यह सब जर्मनी का एकीकरण करने का सबसे बड़ा योगदान किसका है भैया? तो समझ आइए बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान है। अब यहाँ पे देखा जाए, अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए 1871 में, सुन लीजिए, 1871 के वायसराय के महल में प्रोसिया के राजा विल्हेम प्रथम ने जर्मनी का सम्राट घोषित किया और जर्मनी को एकीकरण करने का काम किया। मतलब जर्मनी का एकीकरण कब होता है? 1871 में। समझिए। इटली का भी एकीकरण कब होता है? 1871 में। क्वेश्चन पूछेगा रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क ने अपनाया। क्वेश्चन पूछेगा जालवेरी नामक संगठन का स्थापना कब होता है? तो 1834 में होता है। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब होता है? 1815 में होता है। समझिए। ऑस्ट्रिया जो है ना, बिस्मार्क ऑस्ट्रिया का चांसलर कब बनता है? 1862 में बनता है। 1864 में प्रोसिया, 1864 में क्या होता है? 1864 में क्या होता है? डेनमार्क का प्रथम युद्ध होता है। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए 3 चरण होता है। पहला डेनमार्क का युद्ध, दूसरा का होता है, समझ आइए, दूसरा का सेडोवा का युद्ध होता है, तीसरा का सेडोन का युद्ध होता है। तो डेनमार्क का युद्ध 1864 में होता है, डेनमार्क और प्रसा के बीच में होता है। दूसरा होता है 1800 सेडोवा का युद्ध 1866 में होता है, 1866 में होता है, जो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में होता है। तीसरा युद्ध होता है सेडोन का युद्ध होता है, 1870 में होता है, जो समझ आइए फ्रांस और प्रसा के बीच में होता है। इस सभी युद्ध में प्रसा जीत जाता है और जर्मनी का एकीकरण करने का मार्ग, समझ आइए, रास्ता खाली हो जाता। आगे अगर देखा जाए, अब आगे देखेंगे थोड़ा, पोलैंड में भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है। जिस प्रकार इटली जर्मनी में समझिए राष्ट्रीय आंदोलन होता है, उसी प्रकार पोलैंड में भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है 19वीं शताब्दी में, समझ आइए। समझे। पोलैंड में रूसी प्रो-एशिया ऑस्ट्रिया शासन के खिलाफ कई राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। इन आंदोलन में उद्देश्य पोलैंड को स्वतंत्र करना था, समझ आइए। आगे अगर देखा जाए, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो उसी प्रकार होता है हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है हुआ। क्या आप किसी भी विशिष्ट आंदोलन के बारे में जानना चाहते हैं तो हंगरी के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन इस प्रकार है। 1848 की क्रांति अगर देखा जाए, यह आंदोलन ऑस्ट्रियाई समाज के खिलाफ था। इसका उद्देश्य हंगरी की स्वतंत्रता दिलाना था, समाज, समझ आइए। उसी प्रकार अगर देखा जाए आगे, तो ग्रीस में भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है। कहाँ होता है? ग्रीस में भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है। ग्रीस मतलब बोहेमिया। कहाँ? ग्रीस में भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है। कब? 1829 में होता है, 1821 में होता है। बोहेमिया में भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, समझ। तो इस प्रकार देखते हुए हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद मैंने पूरा लेक्चर वीडियो के माध्यम से मैंने समाप्त कर दिया हूं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को, उम्मीद है कि समझ जाइए, उम्मीद है कि इस वीडियो को बार बार देखिएगा और पहला चैप्टर को क्लियर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका अगला एपिसोड ऑब्जेक्टिव के लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।